हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ बुक हॉर्नबिल क्लास 11th के चैप्टर 2 वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जिसे लिखा है गॉर्डन कुक और एलेनिस्ट ने। गॉर्डन कुक जो हैं वो इस कहानी के नरेटर हैं और एलेनिस्ट के बारे में ये कहा गया है कि वो वन ऑफ द क्रू मेंबर्स थे। तो इन दोनों ने मिलकर को ऑथर किया है इस चैप्टर को, ये भी ध्यान रखिएगा। ये एक रोमांचक कहानी या एक रोमांचक इंसिडेंट जो कि फुल ऑफ रिस्क है उसको प्रेजेंट करता है एक फैमिली के, जिन्होंने की जुलाई 1976 में अपनी एक यात्रा शुरू की प्लीमाउथ इंग्लैंड से। वाइफ मेरी है, सन जोनाथन है जो कि 6 साल का है और बेटी है सुजेन जो कि 7 साल की है। इनके साथ में उन्होंने अपनी एक जर्नी शुरू की है। बिल्कुल कुछ उसी स्टाइल में इन्होंने ये यात्रा करने का मन बनाया जैसे कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। ये हमें जानकारी चैप्टर में नरेटर देते हैं। 16 साल से नरेटर और उनकी वाइफ मेरी समुद्र से संबंधित अलग अलग स्किल्स पर अपने हाथ आजमा रहे थे, उनमें खुद को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश वाटर्स में प्रैक्टिस करके। इनकी बोट का नाम बताया गया है वेव वॉकर, जो कि 23 मीटर और 30 टन वुडन ब्यूटी थी। उन्होंने इसे फिट करने में कई महीने लगाए और इसे टेस्ट करने में भी कि रफेस्ट वेदर में भी ये इनकी मदद कर सके। यात्रा शुरू हुई तो जो उनकी यात्रा का जो फर्स्ट पार्ट था 1,50,000 किलोमीटर की जर्नी का, वो बहुत ही प्लीजेंटली उन्होंने कर लिया वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर के केप टाउन तक का। अब आगे ईस्ट की ओर बढ़ने के पहले उन्होंने अपने साथ 2 क्रूमैन लिए। एक तो अमेरिकन था जिसका नाम था लेरी विजिल और दूसरा था स्विस हर्ब सेगलर। इन दोनों को भी अपने साथ लिया क्योंकि अब आगे की यात्रा जो थी दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्र द सदर्न इंडियन ओशियन की थी। सेकंड डे जब था केप टाउन से निकलने के बाद तो बहुत तेज हवाओं का सामना उन्हें करना पड़ा और इन हवाओं से उन्हें इतना डर नहीं लग रहा था, परंतु इस एरिया में जो वेव्स थी उनकी साइज बहुत ज्यादा अलार्मिंग थी। 15-15 मीटर ऊंची वेव्स थी, जितना मेन मास्ट था उनके जहाज का उतनी। दिसंबर 25 में के दिन 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन वो पहुंच चुके थे। हालांकि वेदर बहुत खराब ही थी, परंतु उन्होंने क्रिसमस अच्छे से सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर के दिन भी वेदर में कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, परंतु ऐसा लगा कि हाँ धीरे धीरे वेदर चेंज हो जाएगा, परंतु वेदर चेंज हुआ और बुरा होने के लिए। जनवरी 2 की सुबह को वेव्स बहुत बड़ी बड़ी थी। शिप हर वेव के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच करके नीचे उतर रहा था। इन्हें अपनी स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए स्टॉर्म जिप को नीचे हट करना पड़ा। हर चीज को डबल लेश किया और इसके बाद जितने भी इमरजेंसी में जान बचाने वाली ड्रिल्स थी, जान बचाने वाले टूल्स टेक्निक्स थे, उन सबको अपने पास ले लिया उन्होंने। राफ्ट ड्रिल, लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। ये लाइफ जैकेट्स पहन करके वो पूरी तरह से इंतजार करते हुए अंदाज में बैठ गए। सबसे पहला इंडिकेशन जो था इस डिजास्टर का आया 6 बजे के करीब, जबकि पूर्ण रूप से शांति महसूस हो रही थी। हवा एकदम से ठंडी पड़ गई थी या धीमी पड़ गई थी और अचानक आकाश में अंधेरा सा छा गया था, पर वास्तव में ये कोई बादल नहीं था बल्कि एक वेव थी जैसे कि उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। और इस वेव की ऊंचाई कितनी थी, जितनी अन्य वेव्स थी उनसे दुगनी ऊंचाई की ये वेव थी। और इसके बाद ये वेव जब जहाज से टकराई तो एक बहुत बड़ा सा विस्फोट हुआ। हरे और सफेद पानी का एक पूरा का पूरा तूफान जैसे तो शिप के अंदर घुस गया था। जो हमारा नरेटर था उसका सिर पहिए से टकराया और फिर वो बोर्ड पर से नीचे गिर गया समुद्र के अंदर और लहरों के नीचे डूबता चला गया। नरेटर ने यह महसूस कर लिया था कि शायद अब वो मरने वाला है और इस बात को उसने स्वीकार कर लिया था। उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो रही थी। तभी अचानक से क्या हुआ, क्योंकि उसने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, तो अनएक्सपेक्टेडली उसका हेड पानी से बाहर निकल आया और उसने देखा कि वो वेव वॉकर उनके जहाज का नाम वेव वॉकर से कुछ मीटर की दूरी पर था। और वेव वॉकर जो था लगभग लहरों पर जो उसकी कंडीशन थी उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी उलट जाएगा।
तभी एक और लहर आई और उसने जहाज को फिर से सीधी पोजीशन में कर दिया, यानी कि उलटने का डर खत्म हो गया। नरेटर ने जैसे तैसे अपने जहाज तक पहुंचने की कोशिश की, रेलिंग को पकड़ा और वेव वॉकर के अंदर प्रवेश कर गया। परंतु वहां पर पहुंच करके भी लहरों के साथ वो जहाज पर इधर का उधर लुढ़कता रहा, जैसे तो कपड़े की कोई गुड़िया हो। उसकी रिब्स टूट गई थी, मुंह से खून बह रहा था और साथ ही साथ में दांत भी टूट गए थे। जैसे तैसे उसके हाथ में व्हील आ गया और फिर उसने अपने आप को बैलेंस किया। चारों ओर पानी ही पानी था। नरेटर को ये समझ में आ गया था कि लहर इतनी तेज थी कि अब शिप के निचले हिस्से में पानी भर गया होगा, परंतु उस समय उसकी जो सिचुएशन थी वो स्टीयरिंग व्हील नहीं छोड़ सकता था कि नीचे जाकर के वो कुछ इन्वेस्टिगेट कर सके। इतने में ही उसकी पत्नी आती है मेरी और कहती है कि हम डूब रहे हैं क्योंकि डेक्स नष्ट हो चुकी हैं और सब और पानी भर गया है। नरेटर अपनी वाइफ को व्हील संभलाता है। लारी और हर्ब जो हैं पानी को ऐसे पंप करके बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तो कोई व्यक्ति पगला जाता है। चारों ओर शिप में जो भी सामान था वो इधर उधर पानी के साथ तैर रहा था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, टॉयज इधर उधर पानी में बह रहे थे। नरेटर आधा तैरता हुआ कहीं पर रेंगता हुआ बच्चों के केबिन तक पहुंचता है और उनसे पूछता है कि वो सही तो हैं, अच्छे तो हैं। अपर बंक से उन्होंने उत्तर दिया, बेटी थी, स्यू नाम बताया गया है, उत्तर दिया कि हाँ ठीक है, पर मेरे सिर पर लग गई है। और उसने अपने सिर पर जो एक बम्प हो गया था उसकी ओर इशारा किया जो कि उसकी आंखों के जस्ट ऊपर था। परंतु उस समय ऑथर के लिए जान बचाना या सबको सुरक्षित रखना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके बेटी के सिर पर जो वो बम्प है वो किस तरीके का है। और वो हैमर, स्क्रू और कैनवास लेकर के वापस से निकल गया। उसने नोटिस किया कि हर जो वेव है उसके साथ जहाज के अंदर पानी प्रवेश कर रहा था। तो पहले ये जरूरी था, अगर इसे नहीं रोका जाता तो वो सारे के सारे डूब जाते। नरेटर जैसे तैसे पूरे कैनवास को स्प्रेड करता है और वाटरप्रूफ हेज कवर्स को पूरे गैपिंग होल्स के आसपास फैला देता है। अभी भी कुछ पानी नीचे की ओर खिसक करके जा रहा था, परंतु काफी हद तक पानी इस प्रकार से रोक दिया गया। एक और प्रॉब्लम खड़ी हुई कि जो हमारे हैंड पंप थे उनमें ब्लॉकेज आने लगा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारा सामान इधर उधर तैर रहा था पूरे जहाज में। अभी ऊपर मैंने आप लोगों को बताया भी, क्रॉकरी, कपड़े, पता नहीं बच्चों के खिलौने और इस तरीके के कई आइटम बह रहे थे क्योंकि तो जो पंप था उसमें ब्लॉकेज आ गया था। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी शॉर्ट सर्किट हो गया था। वाटर लेवल इतना तेजी से बढ़ रहा था कि सबके मन में डर बैठ गया था। इसी बीच में नरेटर को 2 स्पेयर हैंड पंप्स मिले और साथ ही साथ में उसे याद आया कि उनके पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है चार्टर रूम के नीचे। नरेटर ने जल्दी से इसे आउट पाइप से कनेक्ट किया। रात जैसे तैसे कटी और बिटरली कोल्ड रूटीन शुरू हो गया पंपिंग का। समुद्र में जब कोई जहाज मुसीबत में फंस जाता है तो वो रेडियो मैसेजेस के जरिए अपने आसपास के किसी जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जो कि उनकी मदद के लिए आ सके। इसे कहा जाता है मेडे कॉल, क्योंकि वो बहुत रिमोट एरिया में थे तो वहां पर इसकी रिप्लाई भी नहीं मिल रही थी क्योंकि शायद आसपास और कोई जहाज नहीं था। स्यू का हेड जो था वो बहुत ज्यादा सूज गया था, अलार्म कर रहा था उसकी हालत। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और काली हो गई थी। जब नरेटर ने उससे कहा कि उसने अपनी इस दिक्कत के बारे में पहले क्यों नहीं बोला, बच्ची बहुत प्यारा सा जवाब देती है कि जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे हो उस समय में मैं आपको इस प्रकार से चिंता नहीं देना चाहती थी। नेक्स्ट 3 जनवरी की मॉर्निंग में पंप्स के कारण ये हुआ कि वाटर लेवल अंडर कंट्रोल आ गया। अब कंडीशन ये थी कि 2 आवर्स की रेस्ट करके हम रोटेशन पर पानी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, परंतु अभी भी कहीं पर एक बहुत बड़ा सा लीक था नीचे की वाटर लाइन के नीचे की ओर। और चेक करने पर नरेटर पाता है जो पूरी की पूरी बोट है उसकी मेन रिब फ्रेम्स जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। 15 घंटे बीत चुके थे उस वेव का जो प्रहार हुआ था इनके जहाज पर उसके बाद, परंतु ये निश्चित था कि वेव वॉकर उन्हें इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया तक तो
नहीं पहुंचा सकता था। नरेटर ने अपने चार्ट्स को चेक किया और कैलकुलेशंस की और उसे लगा कि कुछ 100 माइल्स से जो ईस्ट की ओर अगर वो चलते हैं, 2 आइलैंड होने के चांसेस हैं। इनमें से एक आइलैंड है इले एम्स्टर्डम, की फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अब नरेटर के मन में बस जैसे तैसे इस आइलैंड पर पहुंचने की तीव्र इच्छा थी। उसे उम्मीद थी कि यहाँ पहुंच करके वो सेफ हो जाएंगे। जनवरी 4 को 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद जहाज में अब कुछ सेंटीमीटर पानी बचा था। बस अब उन्हें अपनी गति बनाए रखनी थी, क्योंकि पानी अभी भी अंदर प्रवेश कर रहा था। उन्होंने स्टोर्म जिब फिर से होइस्ट कर दी। मेरी ने कुछ खाने पीने का सामान ढूंढा और उसे कॉर्न्ड बीफ और क्रैकर बिस्किट मिल गए, और इस तरीके से उन्होंने अपना 2 दिन में उन्हें उनका पहला मील मिला। परंतु ये शांति या ये आराम की स्थिति ज्यादा देर नहीं चली। 4 बजे के करीब काले बादल छा गए और वेदर बहुत गंदी होती जा रही थी। 5 जनवरी की सुबह को उनकी सिचुएशन और खराब थी। जब वो बच्चों को कंफर्ट करने के लिए उनके कमरे में जाता है, तो उसका बेटा उससे पूछता है कि हम मर जाएंगे। तब नरेटर उसे शांत रखने की कोशिश करते हुए कहने की कोशिश करता है, परंतु बच्चा कहता है कि नहीं, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। यही हमारी स्टोरी का टाइटल भी है। हमें मरने से तब तक डर नहीं लगता जब तक कि हम सब साथ में हैं। नरेटर उसके शब्दों से भावुक हो जाता है। उसे पता समझ में नहीं आता कि अब वो क्या कहे। बच्चों को उनके कैबिन में छोड़ करके डिटरमिन्ड होकर के वो फिर से समुद्र से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। उस दिन शाम को नरेटर अपनी पत्नी के साथ हाथों में हाथ लेकर के बैठ जाता है और समुद्र का में जहाज का वो टूटे हुए प्लैंक्स के जरिए और पानी को अंदर खींच रहा था। और निश्चित रूप से दोनों पति पत्नी को अब ये लगने लगा था कि अब उनका अंत निश्चित है। वे होकर जैसे तैसे स्टॉर्म से बाहर आ गया और जनवरी 6 की मॉर्निंग को हवा थोड़ी शांत पड़ी। नरेटर ने जब एनालिसिस किया तो उसने पाया कि 1,50,000 किलोमीटर आगे वो समुद्र में आ चुके हैं, 65 किलोमीटर के एक आइलैंड को ढूंढते हुए। जबकि वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, तभी उसकी बेटी स्यू उसके पास आती है और उसे एक कार्ड देती है जिसमें कि उसकी और उसकी पत्नी की एक कैरिकेचर बनी हुई थी। और वो कहती है इस कार्ड को देते हुए कि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। और साथ ही साथ में कार्ड में उसने एक मैसेज लिखा है, आई लव यू बोथ। और ये कार्ड आप दोनों को थैंक यू देने के लिए है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट हो चुका है। नरेटर फिर से अपनी कैलकुलेशंस में लग जाता है। उनका मेन कंपास खो चुका है और वो एक स्पेयर कंपास को यूज कर रहे हैं, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशंस के कारण पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। 2 बजे के बाद वो डेक पर जाता है, आरी को कहता है कि 185 डिग्री पर शिप को ड्राइव करे और अगर हम लकी रहे तो निश्चित रूप से हम उस आइलैंड पर पहुंच जाएंगे 5 बजे तक। ऐसा कहकर के वो चला जाता है। हालांकि उसके खुद के मन में थोड़ा सा संदेह है, मन भारी है। इस कारण से वो अपनी बंक पर जाता है और आराम से सो जाता है। जब वो 6 बजे उठता है तो अंधेरा सा होने लगा है। उसे उठाया किसने? उसके दोनों बच्चों ने आकर के, और दोनों ने आकर के अपने पिता से कहा कि हम आपको हग कर सकते हैं। और फिर दोनों ने अपने पिता को इन्फॉर्म किया कि आप दुनिया के सबसे अच्छे कैप्टन हैं, क्योंकि आपने हमें किनारे पर ला दिया है, हमने उस आइलैंड को ढूंढ लिया है। ये सुनते ही नरेटर खुश हो जाता है और दौड़ करके डेक की ओर जाता है। एक रिलीफ के साथ उसे इले एम्स्टर्डम की जो लाइन है वो दिख रही है। ये वोल्केनिक रॉक से बना हुआ एक आइलैंड है जहाँ पर की वेजिटेशन बहुत कम है। यहाँ पर पहुंच करके रात में वो अपने एंकर डाल देते हैं किनारे पर ही। और अगली सुबह यहाँ पर जो 28 लोग निवास करते हैं आइलैंड के, वो उनका स्वागत करते हैं। हमारे पैरों के नीचे फिर से जमीन थी, नरेटर का एक्सप्रेशन है। और उसकी थॉट्स में केवल लेरी, हार्बी और उसकी पत्नी मेरी है, जिन्होंने कि इस पूरे डिस्ट्रेस के समय में उसको सपोर्ट किया। उसके दोनों बच्चों का अपने पिता पर विश्वास, जो कि उसके दिमाग में चल रहा है।
इसी कारण से उन्होंने इस चैप्टर का टाइटल भी रखा, इफ वी आर नेवर अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब एक साथ हैं तो हमें मौत से डर नहीं लग सकता। और यही यहाँ पर हुआ कि सब लोगों ने एकता के साथ काम करके अपने आप को मृत्यु से बचा लिया। जैसे तो उसकी 7 साल की बेटी जिसके सिर पर इंजरी आई थी, उसने 6 माइनर ऑपरेशंस को फेस किया बाद में, क्योंकि उसकी स्किन और स्कल के बीच में ब्लड क्लोटिंग हो गई थी। और जो 6 साल का बच्चा था, उसका बेटा जोनाथन, जो कि मृत्यु से नहीं डरता था, वो उसको भी थैंक करता है अपनी इस स्टोरी के अंदर। या इस स्टोरी की मेरी समरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।